तो चलिए आज बात करते हैं भारत और ईरान के रिश्ते की। लेकिन रुकिए, ये कहानी आज की राजनीति, तेल या किसी डील की नहीं होने वाली। नहीं, ये कहानी तो है हजारों साल पुरानी एक साझा विरासत की। आज मिडल ईस्ट में जो माहौल है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान। तनाव एकदम चरम पर है और इस पूरी उथल-पुथल के बीच भारत एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत आखिर करेगा क्या? देखिए, इस सवाल का जवाब आज की हेडलाइंस में नहीं मिलने वाला। ये छिपा है इतिहास के पन्नों में। भारत का ईरान के साथ जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ चाबहार पोर्ट या तेल का नहीं है। ये उससे कई ज्यादा गहरा और पुराना है। और इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे दौर की जब हमारे और ईरानियों के पूर्वज असल में एक ही थे, एक ही परिवार का हिस्सा। कहानी यहीं से शुरू होती है कि कैसे एक ही परिवार से दो महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े घास के मैदानों में एक घुमंतू कबीला रहा करता था। बेहतर जमीन और अच्छे चरागाहों की तलाश में इन लोगों ने दक्षिण की तरफ एक बहुत लंबा सफर शुरू किया। और इसी सफर में इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। वो पूरा का पूरा कबीला दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा हिंदू कुश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया, जिन्हें आज हम इंडो आर्यंस के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा हिस्सा था वो ईरानी पठार पर बस गया और वहां से प्राचीन ईरानी सभ्यता की नींव पड़ी। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? दोनों ही जगहों के लोग खुद को आर्य कहते थे। आर्य जिसका मतलब था कुलीन या श्रेष्ठ। और इसी आर्य शब्द से निकला है ईरान, यानी आर्यों की भूमि। है ना कमाल की बात? ये जो जुड़ाव है ना, ये इतना गहरा है कि हमारे नाम तक आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, पुरानी फारसी जबान में स की आवाज ह बन जाती थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी जो सिंधु नदी थी वो बन गई हिंदू नदी, और बस इसी से नाम पड़ा हिंदुस्तान। लेकिन जैसे ही ये दो भाई अलग हुए, उनकी दुनिया भी बिल्कुल अलग हो गई। और यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सोचिए जरा, एक ही खून, एक जैसी भाषा, पर जैसे जैसे समय बीता चीजें बदलने लगीं। इतनी बदली कि जो एक के लिए भगवान थे वो दूसरे के लिए दानव बन गए। यहाँ सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया। भारत के वेदों में हम देव को पूजते हैं और असुर को बुरा मानते हैं, लेकिन ईरान में ठीक इसका उल्टा हुआ। वहां पारसी धर्म में अहूर, जो हमारे असुर से मिलता जुलता शब्द है, वो सबसे बड़े भगवान बन गए। और हमारे देव वहां जाकर दैव कहलाने लगे, जिनका मतलब था बुरी आत्माएं। सदियों बाद इतिहास ने इन दो बिछड़े हुए भाइयों को फिर से मिला दिया, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। और ये कहानी है पारसी समुदाय की। ये बात है 7वीं सदी की, जब अरबों ने ईरान पर कब्जा कर लिया तो वहां के पारसी लोगों पर बहुत अत्याचार होने लगे। अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हजारों पारसियों ने समुद्री रास्ते से भारत का रुख किया और गुजरात के तट पर आ उतरे। तो जब वो वहां पहुंचे तो उनका सामना हुआ वहां के राजा जदी राणा से। अब राजा ने एक बड़ा ही सांकेतिक काम किया। उन्होंने पारसियों को दूध से लबालब भरा एक कटोरा भेजा। संदेश साफ था, हमारे राज्य में और लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके जवाब में जो पारसी पुजारी ने किया वो बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने बस उस दूध में थोड़ी सी चीनी घोल दी। और ये एक वादा था, एक वादा कि हम आपके समाज में ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, और सिर्फ मिठास फैलाएंगे। राजा इस जवाब से इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत पारसियों को शरण दे दी। और पारसियों ने अपना वो वादा निभाया भी। उनके आने के बाद खासकर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में ईरान का असर भारत पर बढ़ता ही गया। ये असर इतना गहरा है कि आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जरा सोचकर देखिए, हम दिन भर में कितने ही ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। सरकार, जमींदार, शहर, बाजार, कागज और यहाँ तक कि सब्जी। ये सारे के सारे शब्द सीधे फारसी से हमारी भाषा में आए हैं। और बात सिर्फ भाषा तक ही नहीं रुकती। क्या कोई सोच सकता है कि हमारा सबसे पसंदीदा स्नैक समोसा, वो भी असल में भारतीय नहीं है? जी हाँ, समोसे का जन्म भी प्राचीन फारस में हुआ था, जहां उसे संबुसाग कहा जाता था। व्यापारी इसे भारत लाए और हमने इसमें अपने मसाले और आलू भरकर इसे पूरी तरह से अपना बना लिया।
संगीत की दुनिया में भी ये रिश्ता बहुत गहरा है। भारत का मशहूर वाद्य यंत्र सितार असल में ईरान के सितार से ही निकला है, जिसे बाद में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतकारों ने आज का ये खूबसूरत रूप दिया। तो अब वापस आते हैं आज के दौर में। आज ये हजारों साल पुराना रिश्ता अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा से गुजर रहा है। आज ईरान सिर्फ हमारा इतिहास नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दांव है, और इस दांव का नाम है चाबहार बंदरगाह, जिसमें भारत ने एक बहुत बड़ा निवेश किया है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर है। ये हमें पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यहाँ तक कि यूरोप तक पहुँचने का एक नया रास्ता देता है। ये भारत के व्यापार और प्रभाव के लिए एक बिल्कुल नया गलियारा है। तो आखिर में बात यही है कि भारत और ईरान का रिश्ता किसी एक नेता या तेल की कीमतों पर टिका हुआ नहीं है। इस रिश्ते की जड़ें तो हमारी ज़बान में, हमारे खाने में, हमारी संस्कृति में और हमारे उस साझा इतिहास में कहीं ज़्यादा गहरी हैं। लेकिन आज की हकीकत यही है कि दुनिया की राजनीति बहुत बदल चुकी है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या 3000 सालों का ये मजबूत रिश्ता आज के इन जियोपॉलिटिकल तूफानों का सामना कर पाएगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा।